बच्चों इसके पहले वाले भाग में हम बात कर रहे थे दिल्ली जो साम्राज्य है उसकी स्थापना के बारे में। वही हमने देखा कि दिल्ली पर विभिन्न वंशों के द्वारा विभिन्न समय समय के ऊपर शासन किया जा रहा है। इस भाग में मैं आपसे बात करूंगा जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता है उसके बारे में। देखें, दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। अब यहाँ पे बच्चों एक शब्द आया है गैरिसन शहर। गैरिसन शहर से तात्पर्य बच्चों एक ऐसा किलाबंद शहर जिसमें कौन रहते हो, सैनिक रहते हो। अर्थात जो सैनिकों के रहने के लिए जो निवास स्थान बनाए जाते हैं उनको किस नाम से जानेंगे, गैरिसन शहरों के नाम से जानेंगे। देखिए 13वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों के निवास अर्थात जो सैनिकों के निवास स्थान है के लिए बने जो मजबूत किलेबंद शहरों के बाहर नहीं था। अर्थात 13वीं शताब्दी की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार केवल वहां तक ही था जहां तक ये गैरिसन अर्थात जो सैनिकों के रहने के लिए जो किले बनाए गए थे उससे बाहर नहीं था। इनका भीतरी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं होने के कारण ये आवश्यक सामग्री के लिए रसद इत्यादि को व्यापार कर और लूट मार के द्वारा प्राप्त करते थे। अब जो इसके बाहर का क्षेत्र अर्थात इसके आसपास का क्षेत्र ये क्या कहलाता था, भीतरी क्षेत्र कहलाता था। और इस भीतरी क्षेत्र के अत्यधिक बाहर का क्षेत्र ये कहलाता था बाहरी क्षेत्र, जो अत्यधिक दूरी पर होते थे। जैसे दिल्ली के लिए बंगाल है या फिर जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो क्या हैं, बाहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आते थे। अब इसमें 3 प्रकार के बच्चों विभाजन हो गए। एक तो हो गया गैरिसन शहर, और गैरिसन शहर की पूर्ति के लिए जो आसपास के क्षेत्र हैं वो किस नाम से जाने जाएंगे, भीतरी क्षेत्रों के नाम से। और भीतरी क्षेत्रों के जो बाहर के क्षेत्र हैं जो अत्यधिक दूरी पर स्थित है वो किस नाम से जाने जाएंगे, बाहरी क्षेत्रों के नाम से जाने जाएंगे। अब भीतरी क्षेत्रों पर इनका नियंत्रण नहीं था उस समय अर्थात 13वीं शताब्दी में, इसलिए ये लोग क्या करते थे, जो आवश्यक सामग्री के लिए या तो युद्ध करते, लूटते या फिर करों को वसूल करते। दिल्ली सल्तनत के लिए बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण कठिन होने के साथ साथ अफगानिस्तान से जो आने वाले हमलावर और जो सूबेदार हैं उनसे भी चुनौतियां मिलती रहती थी, जो कमजोरी का आभास होते ही क्या कर देते थे, विद्रोह करने की स्थिति में लगे रहते थे। इन चुनौतियों का सामना करते हुए दिल्ली सल्तनत का संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के काल में होता है। और इसका विस्तार की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इनका क्या होता है बच्चों, अत्यधिक दिल्ली सल्तनत का क्या होता है, सर्वाधिक विस्तार होता है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन जो तुगलक है इनके शासन काल में। सल्तनत की भीतरी सीमाओं, अब बच्चों यहाँ पे देखें ये एक शब्द आ गया भीतरी सीमाओं, अर्थात जो गैरिसन शहरों के आसपास के वो क्षेत्र जहां से इन गैरिसन क्षेत्रों की क्या होती थी, खाद्यान्नों की या फिर विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित होती थी, वो क्या कहलाते थे, भीतरी क्षेत्र कहलाते थे। भीतरी क्षेत्रों के अभियानों के द्वारा गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित जो भीतरी क्षेत्र हैं इनको क्या किया गया, मजबूत किया गया। अर्थात जो ये गैरिसन शहर है इनके आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पर विभिन्न क्या भेजे गए, अभियान भेजे गए, और अभियानों के द्वारा इस क्षेत्र में क्या किया गया, मजबूत पकड़ सुनिश्चित की गई दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा। इस दौरान गंगा यमुना के दुआब से जंगलों को साफ करके शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ करके कृषकों को जमीन देकर क्या किया गया, कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। यहाँ पे बच्चों एक शब्द है पर्यावास, अर्थात जो ये लोग प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके लिए किस शब्द का प्रयोग हो रहा है, पर्यावास शब्द का प्रयोग हो रहा है। इन पर्यावासों से इनको खदेड़ करके ये जमीन किसको दे दी, कृषकों को दे दी, और कृषि क्रियाओं को यहाँ पर अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब कृषि क्रियाओं को प्रोत्साहन देंगे तो ये क्या करेंगे, वहां से अत्यधिक कर वसूलेंगे, जिससे साम्राज्य क्या होगा, शक्तिशाली स्थापित होगा। दूसरे विस्तार की बात करें तो सल्तनत की जो बाहरी सीमा क्षेत्र है उसमें हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत तक के अभियान प्रारंभ हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये अभियान अपनी चरम सीमा पर थे, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बात करें तो ये अभियान क्या थे, सबसे अधिक संख्या में थे। इस दौरान
सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और जो मूल्यवान धातुएं होती थी इनको अपने कब्जे में लिया। अर्थात बच्चों बात करें कि जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार है वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा जा रहा है। मानचित्र में बात करें कि यहाँ पे जो स्थिति है वो किसकी है, दिल्ली की स्थिति दिखाई जा रही है। और दिल्ली से बात करें, यहाँ पे गुजरात पे अभियान हो रहा है 1299 में, चित्तौड़ पर 1303 में, रणथंभौर पर 1301 में, इधर देवगिरी पर विभिन्न अभियान हो रहे हैं। देवगिरी के आगे बात करें तो होयसल नामक जो दक्षिण भारत का राज्य है वहां पर अभियान हो रहे हैं। तंजावुर तक इनके द्वारा अभियान किए जाते हैं। और इधर की बात करें तो बंगाल वाले क्षेत्र से इधर मध्य भारत में जो बात करें कि जो वारंगल वाला क्षेत्र है जहां पर काकतीय वंश का शासन था, यहां पर भी इनके द्वारा विभिन्न अभियान भेजे जाते हैं। तो इस मानचित्र में हमने देखा कि जो दिल्ली सल्तनत के शासक है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इनके शासनकाल में दक्षिण भारत और इधर बंगाल वाले क्षेत्र तक अभियान भेजे जा रहे हैं। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये मस्जिद देख रहे हैं बच्चों जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और इनकी मीनार, ये जामा मस्जिद जो दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर हैं वहां पर स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ए कोहना अर्थात पुराना शहर के नाम से जाना गया है। अर्थात बच्चों जो दहली ए कोहना नामक जो नगर है, इसका स्थिति जो मानचित्र में वो हमने इसके पहले वाले भाग में देखी थी कि मानचित्र में इसकी स्थिति कहाँ पर है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया और मीनार 3 सुल्तानों में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा या फिर इनके शासनकाल में बनाई गई जो मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अब देखें जो मस्जिद है शब्द इसके बारे में क्या है कि ये मस्जिद शब्द अरबी भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान विशेष जहां पर मुसलमान क्या है अल्लाह की आराधना में सजदा कर सके। अर्थात सजदा से तात्पर्य बच्चों घुटने और माथा टेक कर जो आराधना की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, सजदा के नाम से जाना जाता है। जामा मस्जिद यानी मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ में क्या पढ़ते हैं बच्चों, नमाज पढ़ते हैं। और नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक जो सम्माननीय और विद्वान पुरुष होता है उसको नेता के रूप में या फिर इमाम के रूप में चुना जाता है। जो इनका सबसे सम्माननीय और विद्वान पुरुष होता है उसको ये नेता बना देते हैं और इस नेता को ये इमाम के नाम से या फिर इमाम के पद से जानते हैं। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्म उपदेश यानी जो खुतबा होता है वो भी देता है। धर्म से संबंधित जो भी उपदेश होते हैं ये इमाम के द्वारा दिए जाते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। मक्का जो मुसलमानों का क्या है सबसे प्रसिद्ध केंद्र है मुस्लिम धर्म का, उसकी तरफ ये मुंह करके खड़े हो जाते हैं। भारत की स्थिति में देखें तो मक्का भारत के कहाँ है बच्चों, पश्चिमी वाले क्षेत्र में स्थित है। मक्का की ओर की जो दिशा होती है बच्चों उसको किबला के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि किबला से तात्पर्य है कि मक्का की ओर वाली जो दिशा है उसको किस नाम से जानेंगे, किबला के नाम से जानेंगे। इसमें आप देख रहे हैं बच्चों बेगमपुरी मस्जिद है जो दिल्ली में स्थित है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में बनी थी और नई राजधानी अर्थात जो जहां पना यानी जिसका शाब्दिक अर्थ है विश्व की शरण स्थली, यहाँ पर मुख्य मस्जिद के तौर पर इसको बनाया गया बेगमपुरी मस्जिद को। मोठ की मस्जिद ये भी बच्चों कहाँ पर है, दिल्ली में ही स्थित है और सिकंदर लोदी के शासनकाल में इस मस्जिद को बनाया गया जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। जमाली और कमाली की मस्जिद ये भी कहाँ है, दिल्ली वाले क्षेत्र में स्थित है और 1520 के जो आखिरी दिन है उनमें इस मस्जिद का निर्माण किया गया था जो इस चित्र में आप देख रहे हैं। तो बच्चों इस भाग में यहीं तक बात करेंगे और इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा कि जो इस भाग में हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया जाता है, दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार किया जाता है उसमें किस प्रकार से इनके द्वारा प्रशासन को चलाया जाता था उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।